आप देख रहे हैं आपका बाजार। डॉक्टर रेड्डीज के इस बीच नंबर्स आ चुके हैं। जो एक आंकड़ा आया है मुनाफे का वो है 308.9 यानी 308 करोड़ रुपए का मुनाफे का एक आंकड़ा आया है, जो कि 774 करोड़ रुपए से गिर कर है। लेकिन सीक्वेंशियली देखिए यही नंबर तो 150 करोड़ से दुगना होकर करीब 310 करोड़ रुपए का आंकड़ा इस तिमाही में आया है। मुनाफे फ्रंट पर आय का जो आंकड़ा है वो करीब 3616 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है, जो कि 4020 करोड़ रुपए से गिरकर है वाई बेसिस पर। लेकिन सीक्वेंशियली करीब 3244 करोड़ रुपए से बढ़ के 3616 करोड़ रुपए का आंकड़ा आय फ्रंट पर आया है। EBITDA मार्जिन की अगर बात करें तो 364 करोड़ रुपए जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और रफली करीब 550 करोड़ रुपए के आसपास या फिर 520 करोड़ रुपए के आसपास 620 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का EBITDA आया है इस तिमाही के अंदर, जो कि करीब 450 करोड़ रुपए से बढ़कर आया। यानी कि EBITDA फ्रंट पर सीक्वेंशियली नंबर्स अच्छे हैं, सीक्वेंशियली मुनाफे फ्रंट पर भी नंबर्स अच्छे आए हैं। हालांकि वाई बेसिस पे क्योंकि एक हाई बेस का इम्पैक्ट है, और दूसरा कंपनी के जो जिस तरह के प्लांट शटडाउन हुआ था उसकी वजह से भी कंपनी के जो नंबर्स हैं उनमें एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अगर सीक्वेंशियली देखें तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं। वहीं अगर कंपनी के स्टैंड लोन नंबर्स की बात करें तो स्टैंड लोन आधार पर भी जो कंपनी का मुनाफा इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है वो है उसका फिगर है रफली सेगमेंटल वाइज में फार्मास्यूटिकल कारोबार 52 करोड़ से 60 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन मुनाफे पे 313 करोड़ रुपए ये मुनाफे का एक आंकड़ा कंपनी ने सीक्वेंशियल आधार पर पोस्ट किया है, और 396 करोड़ रुपए से करीब गिरकर ये आंकड़ा आया है सीक्वेंशियल आधार पर, और वाई बेसिस पर रफली 682 करोड़ रुपए से गिरकर ये आंकड़ा, यानी कि वाई बेसिस पर दोनों ही लिहाज से चाहे आप स्टैंड लोन देख लें या कंसोलिडेटेड देख लें मुनाफा गिर कर आया है। और सीक्वेंशियली बेसिस पर कंसोलिडेटेड बेसिस पे अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। हालांकि स्टैंड लोन एक स्लाइटली डिप आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस को नंबर को मार्केट ट्रैक कर रहा था बेसिकली, इस लिहाज से भी शायद बाजार में रिएक्शन है और 1.5% ऊपर ही शेयर कामकाज कर रहा है। बिल्कुल, आशंका यही थी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 300 करोड़ से भी नीचे स्लिप हो सकती है, उससे बेहतर थोड़ा सा नंबर ही आया है, इसीलिए स्टॉक रिएक्ट कर भी रहा है, 1.5% ऊपर ट्रेड करा है। महत्वपूर्ण होगा कि यूएस बिजनेस में ग्रोथ कैसी रहेगी, हालांकि वहां भी 20% डिग्रोथ की ही आशंका जताई जा रही है। लैक ऑफ लॉन्चेस, प्राइसिंग, ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो यूएस ग्रोथ है उस पर डेफिनेटली नजर आएगी। इनफैक्ट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ग्रोथ है उस पूरे ही ग्रोथ को लेकर जो आउटलुक है वो ब्लीक ही है। लेकिन स्टॉक करीब अब 2% ऊपर आ चुका है। एक टेक्निकल नजरिया ले लेते हैं, तब तक कुछ और डिटेल्स भी आ जाएंगी इन नंबर से जुड़ी हुई। सुमित, आपकी राय क्या है स्टॉक पर? नंबर्स के बाद जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है और क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? स्ट्रॉन्ग लग रहा है दीपाली। ये स्टॉक के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद अब तेजी स्टार्ट होगी और यहाँ से इमीडिएटली हमको पहला पड़ाव देखने को मिलेगा 3210 के आसपास, और जैसे ये 3210 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक 3400 से 3500 के लेवल के लिए ओपन हो जाएगा। हमने इसमें बाय कॉल इनिशिएट किया हुआ है इन हाउस, और हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फ्रेश तेजी इनिशिएट होगी इसके अंदर। तो आई थिंक अगर प्रेजेंट लेवल से भी कोई डिप मिल जाती है तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 3210। उसके बाद 3400 का लेवल देखने को मिलेगा। पहला इमीडिएट टारगेट 3200। EBITDA का फिगर आ चुका है 632 करोड़ रुपए एग्जैक्ट फिगर है जो कि EBITDA का है। 1100 करोड़ रुपए से गिरकर जरूर दिख रहा है, लेकिन सीक्वेंशियली अगर आप देखें तो 400 करोड़ रुपए कंपैरिजन में या 420 करोड़ रुपए कंपैरिजन में 600 करोड़ रुपए का EBITDA का फिगर आया है। तो EBITDA फ्रंट पर सीक्वेंशियली नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी के जो अगर ब्रेकअप देखें तो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट की जो या API कारोबार जो है उसमें करीब 753 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा आया है API की आय का, जो कि 632 करोड़ से बढ़ा है सीक्वेंशियली। और यहाँ पर वाई देखिए 606 करोड़ रुपए से बढ़कर आया है। कंपनी के API कारोबार में सीक्वेंशियली भी और वाई भी दोनों ही आधार पर अच्छे नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं। जेनरिक कारोबार में सीक्वेंशियली कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, करीब 2919 करोड़ रुपए जेनरिक कारोबार की आय रही है, जो कि 2660 करोड़ रुपए के कंपैरिजन में है। यानी कि जेनरिक कारोबार में सीक्वेंशियली नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। हालांकि वाई में हाई बेस का इंपैक्ट है, 34-36 करोड़ रुपए की आय थी, जिससे गिरकर ये 2919 करोड़ रुपए के आसपास आई है। जेनरिक कारोबार में सीक्वेंशियली अच्छे नंबर देखने को मिले हैं, और API कारोबार में सीक्वेंशियली भी और वाई आधार पर भी दोनों आधार से कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। मार्जिन 18% से बढ़कर 24% के आसपास तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किए हैं, जो कि सीक्वेंशियल आधार पर हैं। तो एक अच्छे नंबर EBITDA फ्रंट पर है, सेगमेंट वाइज ब्रेकअप है वो काफी साउंड देखने को मिला है, और EBITDA भी अच्छा आया है, जिसकी वजह से शायद शेयर में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन वाई बेसिस पे क्योंकि हाई बेस का इंपैक्ट था, इस वजह से
से कंपनी के जो नंबर्स हैं उनमें एक स्लाइटली डिप की उम्मीद लगाई जाई थी, लेकिन नंबर्स अनुमान से बेहतर आय और मुनाफे फ्रंट दोनों ही लिहाज से देखने को मिल रहे हैं। तो डॉक्टर रेड्डी में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी है, करीब करीब 2% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है, 3148 से 49 के स्तरों पे कामकाज करते हुए। सुमित, आपसे रादर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और पूछना चाहेंगे कि पिछली बार जब नंबर आए थे तो डॉक्टर रेड्डी में एक शार्प डिप था, 3600 से शेयर टूटता हुआ आया था और करीब करीब 2900 के लेवल्स तक भी आ गया था। एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन 2 से 3 दिनों के अंदर आया था, लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बाइंग साइड पर आ रहा है। अगर ऑप्शंस के लिहाज से देखा जाए तो आपको लगता है कि अगले महीने यानी नवंबर में कहीं 3300 या फिर 3250 के या फिर 3200 की जो कॉल्स हैं उनके ऊपर कामकाज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, इसके अंदर ये 200 डीएमए के ऊपर अभी ये ट्रेड करना स्टार्ट हो रहा है और अगर आज इसने अगर 3150 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये इमीडिएटली एक बड़ी तेजी दिखा सकता है। आई थिंक 3200 का कॉल इसके अंदर लेके काम किया जा सकता है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर अभी तेजी बनना स्टार्ट हो ही रही है और अगर ये तेजी करता है तो इसने जो ऊपरी लेवल से 3600-3650 के लेवल से जो दबाव दिखाया था और पिछले 2 से 3 महीनों में जो इसने कंसोलिडेशन दिखाई है 3000 के लेवल्स के आसपास, उसका पूरा कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा और ऊपर में हमको, जैसे ही मैंने अभी बताया था कि 3200 का लेवल ब्रेक होता है तो 3400 से 3500 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो नवंबर के कॉल ऑप्शन बिल्कुल लेके काम किए जा सकते हैं 3200 की स्ट्राइक प्राइस के, और 3150 का आज का क्लोजिंग आ जाता है उसके ऊपर तो ये पॉजिटिव साइन होगा स्टॉक के लिए फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 3200 और उसके बाद 150 से 200 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। जी, 3150 के स्तर पर अभी डॉक्टर रेड्डीज ट्रेड कर रहा है, 2% से ज्यादा की मजबूती है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2% ऊपर अभी दिन के ऊपरी स्तरों के नजदीक अभी ट्रेड करते हुए। अमीन, आपका व्यू क्या है? अभी जो खरीदारी इमर्ज हुई है पोस्ट अर्निंग्स, क्या ये टिकाऊ लग रही है, सस्टेन करेगा भी और आगे जाने की संभावना है? जी हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। इसके स्टॉक के लेवल पे जो अराउंड 3200 के लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इस स्टॉक इस लेवल पे ब्रेक करती है तो आने वाले दिनों पे मैं अराउंड 3350 के लेवल पे देख रहा हूँ। तो ये फिलहाल ये स्टॉक में तेज़ी बनी रहेगी और नवंबर के लिए ये स्टॉक अच्छी रहेगी। जी, चलिए इसके अलावा कुछ और आंकड़ों वो भी शेयर कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिकन कारोबार जो कि 16,134 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा आया है। वाई बेसिस पे हालांकि डी ग्रोथ है 13% की, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे 4% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। यूरोपियन कारोबार जिसमें 1776 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है, जो कि वाई बेसिस पे 16% का डिप यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन सीक्वेंशियली इसमें भी अपटिक आया है। इसके अलावा इंडियन बिजनेस जो कि वाई बेसिस पे भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करके गया है, करीब 14% की ग्रोथ वाई बेसिस पे 6,251 करोड़ रुपए वहां से देखने को मिला है। और इमर्जिंग मार्केट का जो बिजनेस है उसमें 4834 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। कंपनी के जो मैनेजमेंट रादर जो कंपनी का यूरोपियन कारोबार है उसमें सीक्वेंशियली 10% की ग्रोथ है। इंडियन कारोबार में सीक्वेंशियली और वाई दोनों ही हिसाब से करीब 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इमर्जिंग मार्केट बिजनेस में 13% की ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़ी है। तो अक्रॉस द बोर्ड सीक्वेंशियली कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है। वाई बेसिस पे सेलेक्टिव बिजनेस है जहां पर अच्छी ग्रोथ आई है, जैसे कि एपीआई कारोबार में अच्छी ग्रोथ है और इंडियन कारोबार के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। एक मैनेजमेंट कमेंट भी आपको बताते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट का जो बयान आया है उनका यह कहना है कि जो अच्छे जेनरिक प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं इस क्वार्टर के अंदर उसका इम्पैक्ट है, और साथ साथ प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेंथनिंग जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर की गई है उसका भी एक इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसीलिए सीक्वेंशियल आधार पर कंपनी का जो नंबर है वो काफी साउंड आते हुए दिखाई पड़े हैं। बिल्कुल 3150 के स्तर पर अभी डॉक्टर रेड्डी ट्रेड कर रहा है, लेकिन आने वाले जो 2 क्वार्टर्स होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे डोमेस्टिक ग्रोथ के लिहाज से भी, क्योंकि जिस तरह की अब खबरें हैं भी यूएस में तो अभी कंसर्न्स बने हुए हैं। हालांकि परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर आई है इस क्वार्टर में, लेकिन आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि डोमेस्टिक ग्रोथ को लेकर भी थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं अगर प्राइसिंग को लेकर कोई भी डेवलपमेंट होती है, जो कि मामला अभी कोर्ट में चल भी रहा है और जिस पर हमने देखा भी था हाल ही में काफी डेवलपमेंट। दीपाली, एक इंटरेस्टिंग चीज में ये भी है कि पिछली बार वेनेजुएला का जो बिजनेस था उसमें एक मेजर हिट आया था, रशिया का जो बिजनेस था करीब 270 करोड़ रुपए रेवेन्यू इस बार ये आया है, जहां पर 8% का डिक्लाइन है, कांस्टेंट करेंसी 5% के आसपास का एक डिक्लाइन वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन उनका ये कहना है कि वो कारोबार जो है मोर और लेस अब यहाँ पे नॉर्मलाइज हो चुका है, तो बहुत बड़ा ट्रबल कंपनी के लिए एटलीस्ट उस कारोबार को लेकर नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी नंबर्स के बाद करीब 2% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है, रफली 28% गिर के मार्जिन 17% के आसपास तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किए हैं। इसके अलावा एक अहम खबर टेलीकॉम स्पेस पर भी आ रही है, आपको वो खबर भी बताते हैं। जो खबर है वो ये कि टेलीकॉम कंपनियों पर जो जुर्माना लगाया गया था उसके बाद अब डीओटी ने जांच कमेटी बैठाई गई है। करीब 10 दिनों के अंदर इस कमेटी को रिपोर्ट देनी होगी और अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया था, रफली 3000 करोड़ रुपए का ये जुर्माना
लगाया गया था 3000, जो कि अलग अलग कंपनियों में 50 करोड़ रुपए के आसपास पर टावर के हिसाब से लगाया गया था। तो करीब 3050 करोड़ का टावर था, इसमें 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसमें अलग अलग कंपनियों का भी नाम शामिल था। असीम मौजूद भी है रादर इस खबर के साथ हमारे साथ। असीम, क्या है पूरा अपडेट? देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरए ने दूरसंचार विभाग को सिफारिश की थी कि जो टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, ये तीनों रिलायंस कम्युनिकेशन को इंटरकनेक्शन जो है वो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है खराब हुई है और कॉल ड्रॉप जो है ग्राहकों को जो एक्सपीरियंस जो है वो करना पड़ रहा है। तो इन पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। करीबन 3000 करोड़ रुपए के आसपास जुर्माना जो है वो लगाने की सिफारिश की थी। इस पर दूरसंचार विभाग ने कमेटी जो है उसका गठन कर दिया है। 5 सदस्य कमेटी जो है 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी। दूरसंचार विभाग को लगता है कि ये मामला अगर टेलीकॉम कंपनियों को शो कॉज नोटिस और डिमांड नोटिस जारी किया जाता तो कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट के अंदर जाएगा और वहां पे उनकी पोजीशन जो है क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार को बनाते हुए दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों को शो कॉज नोटिस या डिमांड नोटिस जो है वो जारी करेगा। जी, शुक्रिया असीम इस पूरी ही इन्फॉर्मेशन के लिए। इंपॉर्टेंट खबर है कि अब जांच कमेटी जो है वो 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि टेलीकॉम स्टॉक्स आज भी दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। आइडिया सेल और करीब 1.5% नीचे, जो कि आफ्टर अर्निंग्स कमजोर रहा है आज के सेशन में। आज भारतीय टेल के नंबर्स आने भी हैं। अमीन और सुमित, आप दोनों का शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में।